हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। एंड इस चैप्टर में हम लोग जो है एटम्स और न्यूक्लिया के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स और न्यूक्लिया जो है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है जो एक क्वेश्चन या हाँ, एक क्वेश्चन जरूर है जो आपको पूछ सकता है। तो एटम्स एंड न्यूक्लिया में और ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसको आप एक घंटे में कवर कर सकते हैं। तो अगर आप जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एटम्स एंड न्यूक्लियस से जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट वन एंड इजी चैप्टर फॉर गेटिंग द रिजल्ट। तो अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, आप उसको खुद से कर पाएंगे। बट बिफोर दैट आपको इस चैप्टर के जो है सारे कंसेप्ट एंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यू कैन कवर दिस चैप्टर इन 1 hour। So I'm trying for all the concept to be discussed here, whatever the chapter is having major concept and formula it is. तो सबसे पहले एटम्स एंड न्यूक्लिया के बारे में जो इंफॉर्मेशन आया था, वो जो सिलेबस में हमारे है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कितने एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेन लेवल में उस कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। रदरफोर्ड ये एक न्यूजीलैंड का साइंटिस्ट था जो कि इस बारे में सजेस्ट किया था कि एटम का जो मेजर पार्ट है, पोर्शन है, उस पे एक्सपेरिमेंट करके सॉरी, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करके ये बहुत सारा जो है कंक्लूजन निकाले थे, और जिसके बेसिस पे जो है रदरफोर्ड मॉडल को समझा जा सकता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या है उसी को हम लोग देखते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट एंड देन वी गो फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद दिस वन। तो इसमें क्या था कि आपको थीन गोल्ड फॉइल लिख लिया गया था। लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस टू बी द थीन गोल्ड फॉइल। ये एक थीन गोल्ड फॉइल है, और इसका ये थीन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको एटॉमिक लेवल पे सोचना होगा। तो दिस इज थीन गोल्ड फॉइल, और थीन गोल्ड फॉइल का अगर हम साइज की बात करें तो इट इज 10⁴ एटम्स थिक। इस टाइप का उसका साइज होगा, 10⁴ एटम्स थिक साइड। अब इस पे क्या सॉरी, क्या क्या कि अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ से कंटिन्यूअस अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ, और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन इन्होंने जो किया था वो क्या है ऑब्जर्वेशन। तो इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ पार्टिकल्स इधर के तरफ डेविएट हुए, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल एंगल से ये डेविएट हुए। मान लेते हैं ये थीटा, तो डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल्स। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे इधर के तरफ जो भी इस अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो इस तरीके से। और कुछ पार्टिकल ऐसे हुए जो कि आपको बाउंस बैक हो गए, यानी कि जिधर से वो आए उधर ही वो रिटर्न बैक हो गए। दैट दिस इज कॉल्ड बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो मतलब जिधर से वो आए उधर ही बैक हो गए। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हुए जो कि आपको यहाँ पे लार्ज एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि जो ये आ रहा है आपको, ये एंगल का डिफ्लेक्शन आप देखिए, दिस एंगल डिफ्लेक्शन इज वेरी लार्ज। सो यहाँ पे डिफ्लेक्ट कुछ ऐसे हुए जो कि आपको डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड बाय डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है जो डायग्राम में हमने आपको बताया है, सो दैट इट विल सेट इन योर माइंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। अब इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स को लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन आया इनका फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। क्या इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, यानी कि जो भी वहां पे इनकाउंटर हुआ था थिन गोल्ड फॉल से, उसमें मोस्ट पार्टिकल जो है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अगर एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया गया था, मल्टीपल टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वन एक जो अल्फा पार्टिकल है कितने में, इन 1800 अप्रोक्सीमेटली दिस इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ this is deflected by an angle more than 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा बहुत कम आया था। जो जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में अगर 1800 1800 टाइम्स अगर उस पे वो ये हुआ है, तो उसमें वन जो है इसमें आपको मोर देन 90 पे जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम्स हैज a lot of empty space. This is one of the thing, empty space in it. यानी कि एटम में जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपको empty पार्ट है, इसीलिए इसीलिए जो है डिफ्लेक्शन जो है वो आपको 1800 में एक ही है जो ज्यादा से ज्यादा आपको 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। इफ इट विल बी देयर स्पेस में अगर फील्ड होगा वहां पे, तो वो क्या होगा, बाउंस बैक होगा। अगर ज्यादा पार्ट में वहां पे ये सब एटॉमिक पार्टिकल फील्ड रहेंगे तो वो बाउंस बैक होगा। बट यहाँ पे क्या है कि लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस है, जिसके कारण से कि जो डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री है वो बहुत कम है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब इसमें है कि आपको अगर न्यूक्लियस में ये चीज समझा गया एक्सपेरिमेंट के, जो सबसे खास बात थी कि इंटायर मास जो न्यूक्लियस का है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सट्रीमली है कन्फाइंड किया गया है, जिसमें कि आपको उसमें न्यूक्लियस जिसको हम बोलेंगे, न्यूक्लियस में जो है यानी सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल कोर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, जिसको कि रदरफोर्ड डिस्कवर्ड किया था। तो यानी कि रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में इस तरह का आपको समझना होगा, न्यूक्लियस क्या है। मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है और इसमें जो सेंटर में चार्ज है न्यूक्लियस में वो आपको जेड टाइम्स ई है। यहाँ पे जेड क्या है, इस न्यूक्लियस का जो है एटॉमिक नंबर जेड, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो यहाँ पे जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, और ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो कितना है, वो जेड टाइम्स ई चार्ज है। इसको हम न्यूक्लियस बोल देंगे। ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियॉन की जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियॉन में जो है न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। अभी हम न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में। और मेनली उसमें जो पॉजिटिव चार्ज फैक्टर है, जिस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे ये चीज डिस्टिंग्विश किया गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से जो है ये आपको डिस्टेंस मान लेते हैं, जिसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे +2e जो कि चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, अगर कुछ स्पीड v से ये इधर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो लाइन ऑफ पाथ है वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन होता क्या है कि जब ये क्रॉस कर रहा होता है, यहाँ पे क्लोजर टू न्यूक्लियस आता है, तो ये इस पाथ को फॉलो करता है। लेट्स सी, इधर से ये आ रहा है, या आ रहा है, और इसके बाद ये डेविएट कर जाता है, इस पाथ पे चला जाता है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि देयर इज सम डिफ्लेक्शन हियर, इट इज थीटा। तो इस केस में जिसको कि हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, बी
here it is, this B is called impact parameter. इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग हियर, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है आपको, इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है इसका और न्यूक्लियस के बीच का जो है आपको ये डिस्टेंस है। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी of alpha particle and an axis जो कि किसके पैरेलल हो, पैरेलल टू द इनिशियल वेलोसिटी, पैरेलल टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये किधर से पास करेगा, पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो पासिंग थ्रू सेंटर, और यहाँ पे सेंटर हम अगर बात करें तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से ये एक्सिस पास कर रहा है। लेट्स सी हियर इट इज अगेन दैट ये वाला एक्सिस जो है ये आपको इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल है, और ये किधर से पास कर रहा है, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और इस इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फाइनल रिजल्ट आप यूज करेंगे वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। दिस बी यू कैन यूज लाइक दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and ZE square, and then it is cot theta by 2. This is the result I am writing here. I won't go more for the derivation, but this is what you need to remember, half MVA square. तो इस रिजल्ट को अगर हम यूज करते हैं तो इम्पैक्ट पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कितना वेरिएबल्स है, इम्पैक्ट पैरामीटर है, फिर स्पीड है, फिर ये थीटा है जहां से वो डेविएट कर रहा है, और जेड ई इंटू ई स्क्वायर। सो दिस इज द व्हाट यू कैन से के एंड Q1 Q2 दिस इज, एंड देन वी हैव हियर इट इज cot थीटा बाय 2। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा वो लाइन है जो जिस लाइन से वेलोसिटी आ रहा था और जिस पे ये डेविएट कर रहा है, इसके बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। तो अगर हम थीटा इम्पैक्ट पैरामीटर और इसके न्यूक्लियस में जो चार्ज है और इसके स्पीड जो है, जो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड किया गया था न्यूक्लियस पे, उसके रिलेशन में इम्पैक्ट पैरामीटर को लिखना चाहें तो दिस यू कैन राइट आउट हियर, वेयर अगर हम इसमें बी को 0 कर देते हैं, सपोज इफ बी इज 0, in that case you can say what is the theta here, so theta will be 180 degree, theta will be 180 degree। तो आप देखिए बी को अगर हम लोग 0 करेंगे तो दैट मीन्स कि ऑल पैरामीटर्स हियर इट वोंट बी 0, बट cot थीटा बाय 2 इट विल बी 0, and then you can analyze that theta will be, it is 180 degree। the second the next concept what you need to understand, इस केस में जो है हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। तो इसको समझने के लिए आप पहले डायग्राम को देखते हैं। ये मान लेते हैं कि आपको न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस का, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, दिस आई एम राइटिंग हियर इट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसी लाइन में जो है आपको अल्फा पार्टिकल है, जो कि इस लाइन में अल्फा पार्टिकल का मास मान लेते हैं कि m है, और इस पे जो है चार्ज 2e, दिस वन अल्फा पार्टिकल इट इज, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो है v स्पीड से इधर से ये न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है। तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस हियर इट इज, ये लाइन को हमने ज्वाइन करा दिया है।
अब क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहां आने के बाद इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो है स्पीड हो गया जीरो, दिस पॉइंट वी आर हैविंग स्पीड जीरो। तो अगर आप न्यूक्लियस जहां पे है और जहां से ये स्टार्ट किया था, इसको अगर हम मान लेते हैं कि दिस इज द इनिशियल सेपरेशन, इसको आर मान लेते हैं, दिस इज व्हाट इट इज, इनिशियल सेपरेशन। इनिशियल सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन व्हाट, सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट, जहां से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया है। तो अगर इनिशियल सेपरेशन आपका इंफिनिटी है, इंफिनिटी से कोई अल्फा पार्टिकल आ रही है और न्यूक्लियस की तरफ आ रही है, तो देयर विल बी वन पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस एंड द मोशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इट इज, इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग में देयर विल बी वन डिस्टेंस एट विच द स्पीड ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल विल बी जीरो। इस डिस्टेंस को हम लोग रख रहे हैं कि आर नॉट। आर नॉट इज द what you can say here, this is the distance of closest approach। तो इस चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे काम करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम उस केस में यूज करते हैं जिस समय हमें स्पीड पता होता है और एक डिस्टेंस वहां पे आपको रिलेट करना होता है। तो दैट यू कैन अप्लाई ओवर हियर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। सो इस सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि आपको आर नोट पे है, क्योंकि इसके पास चार्ज 2e है और जो न्यूक्लियस है इसके पास चार्ज ZE है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे यूज करेंगे तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, एंड देन यू हैव पोटेंशियल एनर्जी of the system, and here it will be, so it is 1 by 4 pi epsilon naught, this is k, then one is q1 and then other is q2, and then divided by the closest separation or closest approach distance, you can say r naught। और यहां से आप जो है आर नोट को निकाल सकते हैं, दिस आर नोट वी कैन राइट हियर, इट इज 1 by 4 pi epsilon naught, then we have it is this 2, here we have, so this r naught I am writing here, so this will be ZE square, and here we are having 2, okay, so this is ZE square, and then it is half mv square complete term I am writing in denominator factor at the place of r naught, so it is ZE square by half mv square, this is nothing but the kinetic energy of the alpha particle। So on the basis of this information, you can easily find what will be the distance of closest approach, that after that alpha particle, that all the kinetic energy getting converted here into the system of that two charge system, and it will be potential energy. So whatever the energy it was having, kinetic energy, now it is getting what you can say, converting that energy into potential energy. So at the position where it will be having minimum speed or the zero speed, by that time it will be the system of potential energy, and on the basis of energy conservation we can calculate this, what will be the distance of closest approach। So रदरफोर्ड का ये प्रपोजेशन प्रपोज किया था कि कंप्लीट मास जो है ये आपका कहाँ पे पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट मास जो है वो कोर में पाया जाएगा, इज इन द कोर। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस दैट, इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये रदरफोर्ड का कहना था। और सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा वहां पे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस में जो है जेडी चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज है। सो देयर विल बी सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो उसके पेरिफेरी पे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक्स पकड़ाया, किसका, रदरफोर्ड का, और जिसके कारण से जो है बोर आ गया पिक्चर में। ठीक है, ड्रॉबैक क्या था, सॉरी, मैक्सवेल का कहना था कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, अगर ये चार्ज एक्सेलरेटेड है, यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज अगर है,
तो ये रेडिएट करेगा किस चीज को, ये रेडिएट्स करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ईएम वेव को, ईएम वेव्स को ये रेडिएट करेगा और उसमें कुछ एनर्जी जो है ये लूज करेगा, लूज एनर्जी। ये किसका कहना था, ये मैक्सवेल का कहना था। मैक्सवेल का ये चीज कहना था कि अगर कोई चार्ज एक्सलरेटिंग है तो वो रेडिएट करेगा ईएम वेव्स को और कुछ एनर्जी को वो लूज करेगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन आ जाएगा। और इसके कारण से क्या होना चाहिए कि इसके कारण से कुछ एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। और अगर उस रेडिएट एनर्जी को कर रहा है तो इससे तो ये हो जाना चाहिए कि रेडियस जो है वो डिक्रीज करते चला जाएगा कंटिन्यूअसली। और इसके बाद होगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो ये तो होता नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये चीज जो है इसके मैक्सवेल के बेसिस पे ये चीज जो है आपको ड्रॉबैक निकल के आया किसका, रदरफोर्ड का। और तब पिक्चर में आया बोर, बोर आया तब पिक्चर में। जब बोर का पिक्चर ये था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, पहले हम लोग अब बोर को देखेंगे। और बोर के अकॉर्डिंग जो है बोर अपना पोस्टुलेट लेके आए जिसके बेसिस पे बोर ने जस्टिफाइड कर दिया कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। क्या सही है, बोर का ये कहना था। बोर जो है 1913 के आसपास जो है ये आपको फिजिसिस्ट, ये फिजिसिस्ट कहाँ के थे, डेनिश फिजिसिस्ट थे। और इनका कंसेप्ट जो है वो काफी रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट आया, क्वांटम कंसेप्ट, हियर इट इज। ठीक है, ये क्वांटम कंसेप्ट को स्टार्ट किए यहाँ पे। इट इज क्वांटम कंसेप्ट अबाउट व्हाट, टू क्वांटम कंसेप्ट टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इनका एक कंसेप्ट आया, क्वांटम कंसेप्ट। और इन्होंने ये चीज बोला कि जो ओल्ड क्लासिकल मेथड है एप्लीकेबल है बिगर बॉडीज के लिए, क्या तुम उसी को अप्लाई कर दोगे छोटे बॉडीज में भी। इट इज एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं कर सकते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। और जो थ्योरी आप क्लासिकल लॉ को जानने के लिए पढ़ते हैं उसी को, यानी जो बिगर को पढ़ते हैं, क्लासिकल लॉ पढ़ रहे हैं उसमें बिगर बॉडीज में जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसी चीज को हम डायरेक्टली सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये बोर का कहना था। तो बोर ने बस इतना कहा कि मुंह बंद नहीं कर लिया। बोर का कुछ थ्योरी आया जिसको हम लोग बोलते हैं पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी। बोर जो है, बोर नहीं करेगा, देखो क्या करेगा बोर। अब बोर का कहना है कि पहला पॉइंट है बोर के बारे में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये तो रदरफोर्ड भी बोला था, ठीक है। तो बोर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। मान लेते हैं इसको सही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का अबाउट द न्यूक्लियस, वो क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय पाई होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, ये फिक्स कर दिया है इसको कि इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में मूव करेगा, रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, electron revolve only in those orbits in which angular momentum, angular momentum क्या है ये आप जानते हैं भली भांति, दिस इज क्लास 12 टॉपिक। एंड एंगुलर मोमेंटम जो है वो 11th में ही है बहुत जम के, रोटेशनल में। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अबाउट द न्यूक्लियस is an integral multiple, integral multiple of
h/2 पाई। तो क्या ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है? बिल्कुल वही चीज है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम जानते हैं, उसी तरह से बोर भाई साहब ने ये चीज बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड, इफ इट इज क्वांटाइज्ड then you can write what is angular momentum. If it is moving, angular momentum of the electron, m mass, v is the speed, and r is the radius in which it is revolving over there. So this will be nh/2 pi, nh/2 pi। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपके पास तीन ही फॉर्मूला है। एक, दिस इज r क्रॉस ऑफ p। r जो है पोजीशन वेक्टर है और p एंगुलर, p जो है लीनियर मोमेंटम है। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा। और तीसरा, टॉर्क एक्सटर्नल जो होता है इसको आप लिख सकते हैं दिस इज dl/dt। बस यही तीन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम को पूरे फिजिक्स में जो है यूज कराता है। बस इसी तीन के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस एंगुलर मोमेंटम के बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे n जो हमने लिया है, ये n क्या है? दिस इज क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम का। mvr जो होना चाहिए वो h/2 पाई के n टाइम्स में होना चाहिए, और n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। तो n और क्या है यहाँ पे? n तो इंटीग्रल मल्टीपल आपने बोल दिया, लेकिन है क्या? ये तो प्रिंसिपल, इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट in which electron revolves, electron is revolving। तो ये चीज तो जो बोर्ड बोले इसका दूसरा पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार जेई मेन और जे एडवांस पूछ चुका है क्वेश्चन को। चीख चीख के आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, और इससे जो है आपको एंगुलर मोमेंटम वाले कंसेप्ट्स क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो बोर का है, बोर का ये कहना था, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोर साहब ने ये बोला कि जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कुलर ऑर्बिट को अगर हम कंसीडर करें जिसमें रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल को एक नाम और दिया गया कि इसको हम लोग सेल बोल देंगे। इट विल बी काइंड ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में, सेल जैसा ही बोल दिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल, जिसमें कि एक आपको मतलब उसका एक डिफिनेट एनर्जी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन का वो डिफिनेट एनर्जी होगा। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इस एनर्जी के कारण से इसमें एक एंगुलर मोमेंटम भी हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा उसका, किसका? स्टेशनरी एनर्जी लेवल का या सेल का। और इसका ऑर्बिट नंबर भी होगा, देयर विल बी ऑर्बिट नंबर ऑल्सो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, डिस्क्रीट मींस पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर को हम लोग बोल देंगे स्टेशनरी एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग सेल बोलेंगे। उस सेल का डेफिनेट एनर्जी होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसका ऑर्बिट नंबर होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आपको किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वहां पे इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी ऑल्दो इट इज एक्सेलरेटिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज स्टेशनरी एनर्जी लेवल। तो ये यहाँ पे जो है बोर ये बोल करके, ये चीज बोल करके बोर जो है, जो ड्रॉबैक था किसका? रदरफोर्ड का, उससे ये निकल गए। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी एनर्जी लेवल कंसीडर कर दिया गया उस लेवल को, और उसमें डिफिनिट एनर्जी लेवल फिक्स कर दिया गया, उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स किया गया, और उसका ऑर्बिट नंबर बोला गया। और ये बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अगर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस एनर्जी में अगर हम किसी ऑर्बिट की बात करें, एनी ऑर्बिट की बात करें, तो उस एनर्जी लेवल में ये रेडिएट एनर्जी को नहीं करेगा। ऑल्दो इट इज एक्सेलरेटिंग, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। ये चीज बोर का ऐसा था जो कि रदरफोर्ड पे भारी पड़ गया। और इसके बेसिस पे, क्योंकि ये चीज हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा
तो कोलैप्स कर गया एटम। तो वो तो होता नहीं है हर जगह। तो इसी के बेसिस पे ये बोल करके वो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को आगे बढ़ाए, और उसके जो ड्रॉबैक्स से आ रहे थे रिलेशन, उसको ये पहले ही एक बड़ा सा पंच लाइन मार दिए थे, जिसमें इन्होंने ये चीज बोल दिया कि जो क्वांटम कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम है, उस केस में हम लोग जो लॉ को यूज करेंगे, वो जो जो बड़े क्लासिकल बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए जो क्लासिकल लॉज है आपको, जो उसमें हमने अप्लाई कर रखे हैं बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लासिकल लॉ जो फिजिक्स का है, वो चीज सब एटॉमिक में हम नहीं लगा सकते हैं। पहला पंचलाइन ये था। दूसरा पंचलाइन ये था कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में इन्होंने बताया। तीसरा ये हो गया कि एनर्जी को इन्होंने स्टेशनरी लेवल बोल दिया। थर्ड, यानी कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल सेल को डिफिनिट एनर्जी एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट नंबर बोल दिया। और यहाँ पे वो ये चीज दिमाग में दिया गया कि वहां का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उस स्टेशनरी ऑर्बिट में है भी, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो होता क्या है भाई, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ हो रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है वन स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में। क्या ऐसा जंपिंग हो सकता है? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसमें ये चीज समझना जरूरी है कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट न्यूक्लियस के तरफ होगा, न्यूक्लियस से क्लोजर होगा और न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इन दोनों में क्या फर्क होगा? जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा कि कम एनर्जी होगा? तो जब भी आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट्स हैव ग्रेटर एनर्जी देन दोज इन द इनर ऑर्बिट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट्स में है उसका ग्रेटर एनर्जी होगा देन दोज इन द इनर ऑर्बिट्स। तो ये यानी कि पहले तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है कहां से कहां तक? इलेक्ट्रॉन भी जंप करता है क्या? आदमी को जंप करते हुए देखे हैं? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है? तो वन स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन जंप, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, जंपिंग इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। और यही तो यहाँ पे आपको मजा आएगा इसको समझने में, क्योंकि जंपिंग जब होगा इलेक्ट्रॉन का तो मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, जंप करता है तो इसको दिखाई कहाँ पड़ रहा है कुछ। और बाइटिंग इलेक्ट्रॉन जो भी है वो क्या कर रहा है कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इमिट्स इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें ये चीज जानना है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जैसे ही अगर हम दूर वाले ऑर्बिट की बात करते हैं, इस तरह का, जस्ट वेट हियर इट इज, दिस इज नॉट लुक लाइक। तो अगर मान लो कि ये आपका एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, जैसे ही न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, ये तीसरा सेल हो गया जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो अगर हम मान लें कि ये आपका जो एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी जो है E3 है, और ये जो एनर्जी लेवल है दूसरा वाला जो सेल है, इसका एनर्जी लेवल E2 है, और जो न्यूक्लियस के जस्ट क्लोजर है इसका एनर्जी, जो स्टेशनरी एनर्जी है, ये E1 है। इस तरह से मान लेते हैं। और न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है ये वाला पार्ट आपका सेंट्रल पार्ट है, इसको हम न्यूक्लियस मान लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। तो जब एनर्जी यहाँ पे, हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट्स हैव ग्रेटर एनर्जी देन दोज इन इनर ऑर्बिट्स। तो जो एनर्जी आप देख रहे हैं, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास एनर्जी और कम है। तो जो न्यूक्लियस के जितना क्लोजर है उसके पास एनर्जी उतना कम है, तो जो आउटर में होगा उसके पास तो एनर्जी ज्यादा है। और जहां एनर्जी ज्यादा होता है वहां तो आप जानते ही हैं कि एनर्जी ज्यादा जो है वो क्या करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस से जो काफी दूर है इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में बैठे हुए हैं या वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके पास ग्रेटर एनर्जी है इन कंपेरिजन टू दोज इन द इनर ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है वो इमिट्स एनर्जी कैसे करेगा? जब वो जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो अगर हायर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ? लोअर में। हायर टू लोअर जब जाएगा तो इस केस में एनर्जी इमिट होगा। इन दिस केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी यहाँ पे इमिट होगा, इमिट।
तो यहाँ एनर्जी इमिट होगा जहां पे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कब, जब ये जंप करते हैं हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में। और लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हायर स्टेट से जब भी लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी इमिट होगा। और जो लोअर एनर्जी स्टेट है, लोअर, व्हाट यू कैन से हियर, इट इज लोअर एनर्जी स्टेट। तो जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो एब्जॉर्ब करेगा किस चीज को, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, जो एनर्जी इमिट हो रहा है। इन इस केस में अगर हम ये चीज बोले कि अगर हायर से जंप कर रहा है लोअर में तो एनर्जी इमिट हो रहा है, और अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में जाएगा, जस्ट वेट हियर, दिस इज टू बी मेंशन, लोअर एनर्जी स्टेट से जब ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हायर में, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू कंसीडर द इंपॉर्टेंट वन। एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, जब लोअर एनर्जी स्टेट से एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इस केस में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी वहां पे इमिट होता है। और यही तो जो बोर्ड का इंपॉर्टेंट थेसिस था, पोस्टुलेट था, उसको ये हाईलाइट किया कि ये तो बोला एनर्जी, पहले जो बोला गया था वो चीज को ये थोड़ा सा मॉडिफाइड किए कि एनर्जी इमिट भी हो रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रहा है। कब इमिट हो रहा है और कब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो चीज इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि इमिटेड हो या एब्जॉर्ब हो, दैट मीन्स ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन फिर हम कैसे बोलेंगे क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो सबसे आपको लास्ट पार्ट इसमें इस सेक्शन में आपको समझना है, वो ये है कि जब भी एनर्जी एक स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उस केस में एनर्जी या तो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा करेगा। सो ये चीज जंपिंग जो है लोअर ऑर्बिट टू हायर हो सकता है या हायर टू लोअर हो सकता है। तो एनर्जी इमिटेड जो होगा किसका होगा, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होता है यहाँ पे। और ऐसा क्वेश्चन कई बार जेई मेन और एडवांस में पूछा गया है, क्योंकि बच्चे इन चीजों को डीपली एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, और उनको जो है जस्ट ये चीज अगर समझ में आ गया तो आई होप कि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को खुद से इंटरप्रेट कर लोगे कि एक्चुअल में एनर्जी इमिशन कब होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कब होता है। और ये जो अगर हम बोलें कि एनर्जी इमिटेड हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हाउ यू कैन राइट दिस वन, तो एनर्जी यहाँ पे इमिटेड मान लेते हैं कि इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एनर्जी इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी एनर्जी हो रहा है ये किसके फॉर्म में होगा, इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी का इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ, जो कि बोर्ड आपको बताया यहाँ पे। तो यही चीज था इनका कि एनर्जी का इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और वो एनर्जी इमिशन जो आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ E2 माइनस E1। मान लेते हैं कि E2 से अगर वो जंप करके E1 में आ रहा है तो ये इसको हम लोग लिख देंगे एच न्यू। यहाँ पे ये चीज जो है आपका एनर्जी डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, जहां पे E2 हायर एनर्जी है, तो E2 इज द हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट E2, ठीक है। और E1 क्या है, E1 जो है ये आपको लोअर एनर्जी स्टेट है, लोअर लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, मान लिया इसको भी। और जो न्यू हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन, हियर इट इज। तो जो रेडिएट होगा वो फोटोन के फॉर्मेट में होगा, और रेडिएशन यू कैन से इट इज रेडिएशन दैट इट विल बी इमिटेड फॉर्मेट और इट विल बी एब्जॉर्ब फॉर्मेट। तो यही दो फॉर्मेट में होगा, इमिशन या एब्जॉर्प्शन में जो भी होगा उसका फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है। और ये E2 और E1 जो है वो एनर्जी स्टेट है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है आपको जंप कर रहा है। अगर ये हायर एनर्जी से लोअर में आ रहा है तो उस केस में एनर्जी इमिट हो जाएगा, और अगर ये लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा है तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। दिस इज द मेजर पॉइंट
अबाउट ऑल यू कैन से जो भी इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होगा, और इस चैप्टर में आप जहां भी पढ़ेंगे उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है जिसको आपको जानना चाहिए। ओके, मूविंग अहेड, अब अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं किसका, बोर्ड्स का, तो मैथमेटिकल एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकल एनालिसिस किसका, बोर्ड्स का, एनालिसिस ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है, बोर थ्योरी में हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस को देखेंगे। तो मैथमेटिकल एनालिसिस तो ये बताएगा कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जो सेंटर में जो चार्ज पार्टिकल है वो जेड ही है, जो न्यूक्लियस है। और अगर आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा है, तो लेट्स सपोज दिस इज, आई एम कंसीडरिंग हियर सर्कुलर पाथ इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड द न्यूक्लियस इज हैविंग प्लस जेड ई चार्ज, जो न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि न्यूक्लियस में हम लोग प्लस चार्ज को एज्यूम किए हैं। और यहां से जो है आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका स्पीड v है और आर रेडियस है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ attraction provides the centripetal force। अगर आपको वीडियो में ये चीज अनुभव हो कि वीडियो जो है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को कवर कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चा बहुत फास्ट हो या अंडरस्टैंडिंग लेवल में बेटर बिल्ड हो गया हो, और कुछ कंसेप्ट को स्टिल वो बिल्ड करना चाह रहा हो, तो आप इसको जो सेटिंग होता है उसमें जाकर के इसके स्पीड को 1.5 करके देख सकते हैं, मे बी यू कैन सेव योर टाइम। और जिनको कंप्लीट समझना है, बट आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ओनली, आई एम नॉट गोइंग मोर बियॉन्ड डेरिवेशन एंड ऑल, सो दैट कि इट विल किल योर मोर टाइम। तो जिनको ये चीज लगे कि जो वीडियो का स्पीड है वो कम है, आई मीन स्लो है, तो यू कैन गो फॉर दैट, स्पीड को आप बढ़ा लो, तो जिससे आप पूरे चैप्टर को कम टाइम इंटरवल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज द सेंट्रल चार्ज, इट इज जेड ई, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, इन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग बात कर रहे हैं सेंटीपिटल फोर्स से, तो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दिए। यहाँ पे एम क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो रिवॉल्व कर रहा है। तो फोर्स किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ पे मेंटेन्ड है। न्यूक्लियस में जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यों नहीं मूव कर रहा है, वो कैसे मूव करेगा, वो तो सेंटर में है, वो कैसे मूव करेगा। मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर है, तो उसको वो सेंट्रीपिटल पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से वो सर्कुलर ट्रैक पे मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे v क्या है, v जो है वेलोसिटी, जिसको वेलोसिटी हम यहाँ पे बोल देंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी लीनियर फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको बोलेंगे। ठीक है, और आर क्या है, आर हो गया रेडियस, रेडियस किसका, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, सो इट इज ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। और जेड क्या है, जेड तो एटॉमिक नंबर है, किसका, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर ऑफ, लेट सपोज आई एम कंसिडरिंग हियर हाइड्रोजन लाइक एटम, लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, तो उसका ये जेड है। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अगर हम कंसेप्ट को यूज किए थे, तो दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो आप यूज करेंगे, पहला हमने इक्वेशन लिखा है मैथमेटिकली, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है टेंजेंशियल स्पीड v से आर रेडियस पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्बियन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, दिस चार्ज पार्टिकल, सेंट्रल पार्टिकल प्रोटॉन के बीच में, तो दैट इज यू कैन से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उस फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर किया, और उसके बेसिस पे वो इक्वेशन को लिखा। नेक्स्ट यू हैव दिस एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है अबाउट किसके अबाउट,
अबाउट द न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, किसके बराबर होना चाहिए, एन एच बाय 2 पाई। it is, this is the second equation. I'm writing this to be the first equation. Okay, then you have, because I may be using that equation, that you have to remember which equation I'm writing. This is second equation. Then the next concept you have to learn is, sorry, velocity, किसका, velocity of electron in nth orbit। nth orbit में चाहिए हमें, कहाँ चाहिए, nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट क्यों, क्योंकि nth ऑर्बिट में आप कैसे निकालोगे वेलोसिटी, तो यू कैन यूज दैट पुटिंग द एमवीआर वैल्यू। कहां से आया एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम, पुटिंग वैल्यू ऑफ एमवीआर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, बस हो गया। तो इक्वेशन 1 में आप देखिए कहां पे है एमवीआर, हियर वी आर हैविंग 1 mv and here 1 r it is, so how we can get the mvr। तो यहां से अगर आप इस r को और इस r को कट करेंगे तो ये mvr आ जाएगा, कंप्लीट वो एंगुलर मोमेंटम होगा, और वहां एक v बच जाएगा। ठीक है, बच गया। so one can write here it is 1 by 4 pi epsilon naught, it is z e square जो कि था, और इसको हम लोग लिख सकते हैं it is n h by 2 pi एंड डिवाइडेड बाय v, और यहां से हमें v मिल रहा है। v जो है ये हो जाएगा, यहां से आप देखिए z और ये n को हम लोग अलग कर लेते हैं, क्योंकि z और n जो है ये थोड़ा सा अलग कैरेक्टर का है। z एटॉमिक नंबर है सॉरी, एंड n जो है nth ऑर्बिट है, तो इसको अलग करना जरूरी है। और फैक्टर्स जो भी आपको दिख रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ पे कांस्टेंट में हो गया e स्क्वायर। ओके, देन वी आर हैविंग 2 इप्सिलॉन नॉट एंड वी आर हैविंग हियर h ऑल्सो। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। इसको कैलकुलेट करना चाहे तो देयर यू कैन कैलकुलेट ओवर देयर, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यू मस्ट बी नोइंग इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, एंड h का जो वैल्यू है इट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। सो ये चीज के बेसिस पे आप लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड इट इज, एंड यू कैन राइट इप्सिलॉन नॉट आल्सो। इप्सिलॉन नॉट वैल्यू इट इज 8.85 into 10 to the power of -12, and you can write this is in SI unit you can go for that। So this way you can write the velocity of electron in nth orbit। तो अगर हम इस पूरे टर्म को जो e स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट h है, इसको अगर कैलकुलेट करके इस तरीके से लिखें तो इट इज लाइक z by n times of v naught। I am replacing that complete term in terms of v naught, where what is v naught, तो वी नोट को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर देते हैं, कभी कभी इस चीज को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में अगर लिखना हो तो हाउ यू कैन राइट दिस, वी नोट इज, यू कैन राइट हियर वी नोट, दिस वी नोट इज इट इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 137। so almost it will be 2.2 into 10 to the power of 6 meter per second। So this is what you can say in denominator we are having 137, so 10 to the power 8 power, it will become 10 to the power 6, and it is 1.37 once you divide the 3, so you can get this one। ये जो है आपका, जहां पे c को हमने स्पीड ऑफ लाइट माना है, and it is 3 into 10 to the power 8 meter per second, this is called a speed of light in vacuum, a speed of light in vacuum। और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि v नोट बाय c अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो दिस इज नथिंग बट 1/137। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ये आपको आसान रिजल्ट है जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और दिस इज कॉल्ड व्हाट यू कैन से, इट इज, दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, this is called fine structure constant, and on the basis of this you can easily find the velocity of nth orbit, here it is nth orbit velocity in terms of v naught, where v naught is c by 137, and then you can go for it। तो ये था आपको वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन का हम निकालना चाहे nth ऑर्बिट में तो हम इसको यूज करेंगे, और इसके बेसिस पे z
अगर आपका 1 है, n के बेसिस पे आप तुरंत से निकाल सकते हैं किस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसका क्या रहा होगा स्पीड। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज रेडियस, हाउ यू कैन फाइंड आउट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है, इसको हम लोग जो आपका इक्वेशन 3 आया है, दिस इज योर इक्वेशन 3, दिस व्हाट वी हैव इक्वेशन 3। तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन है वो किसका है, वेलोसिटी का है। तो अगर हम वेलोसिटी का रिलेशन कहाँ पे रख दे, इक्वेशन 2 में, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमारे पास mvr/nh/2 है। तो mvr/nh/2 में अगर आप वेलोसिटी का इक्वेशन रख देते हैं जो हमें इक्वेशन 3 में आया है, तो हम लोग यहाँ पे mvr इज इक्वल टू nh/2 में r निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर m, और v के जगह पे हम लोग लिखेंगे दिस z/n into e square divided by 2 epsilon naught h value, and then we have r here, mvr, and this will be equal to nh/2 pi. From here, what you can say, we are looking to find the r value here. How we can find out r? So r will be in terms of n and z. If I want to write, so n square z, here r we want to find, तो एक n यहाँ पे है और एक n यहाँ पे है, n स्क्वायर और z यहाँ पे है, इन दोनों को अलग कर लेंगे सबसे, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट फैक्टर है यहाँ। फिर इप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अदर कांस्टेंट, यू कैन राइट लाइक दिस विल बी, here we are having this 2 pi, so 2 and this 2 get cancel out, so here it will be, it is pi times of m and then e square, and then this will be what you can say, n square by z epsilon naught h square by pi m e square, ये फैक्टर जो है आपका आ रहा है। तो दैट मीन्स n स्क्वायर बाय z, एंड देन 2 इप्सिलॉन 2 कट गया तो इप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे पाई मास एंड इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z टाइम्स ऑफ r नॉट, z टाइम्स ऑफ r नॉट, where what is r naught, this is equation 4th I am writing here, this equation 4, and this r naught, जहां पे r naught क्या है, where r naught is equal to 0.53 angstrom, this is your r naught value। r naught means epsilon naught h square pi mass of electron and electronic charge square को अगर आप सॉल्व करेंगे, this we will be getting 0.53 sorry angstrom। तो इस तरह से हम लोग रेडियस को निकालेंगे। जब भी रेडियस निकालना होगा तो 0.53 एंगस्ट्रम के टर्म में n स्क्वायर nth ऑर्बिट है और z एटॉमिक नंबर है उसका, उसके बेस पे रेडियस ऑफ nth जो ऑर्बिट होगा उसको हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर टोटल एनर्जी की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, तो उसका हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit, total energy of electron in nth orbit, how we can find out। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो है इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। सो हाउ यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज हाफ m v स्क्वायर, ये है। और v स्क्वायर को हम लोग निकाल चुके हैं, v क्या है nth ऑर्बिट का, उसके बेसिस पे हम लोग इसको अगर लिखते हैं तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, आई एम राइटिंग फाइनल रिजल्ट, इट इज z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 pi times of epsilon naught r, this is what it will be, half m and v square, v for nth orbit if you write here it will be। And what about the current, this is kinetic energy in the over there, if we are having that speed, this centripetal speed you can find out, and from there you will be getting kinetic energy। Then we have potential energy, potential energy is the energy of the that electron and the nucleus charge system it is। so energy कैसे निकालते हैं, it is k 1/4 pi epsilon naught q1 ze, then electronic charge minus of e, then divided between the distance between them is radius। so this is what we can see here, what the value of kinetic energy we are having, this is minus of 2 times of kinetic energy, if you do the 2 times of kinetic energy you will be getting the same। so in case of centripetal kind of in case of center kind of central force,
whenever we are having the central force, you will be having this kinetic energy and potential energy in the form of, whenever potential energy, it is minus of 2 kinetic energy, and kinetic energy here whatever it will be. So we can see here that what the potential energy, it is minus of 2 kinetic energy. So total energy अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy? It is, let it be, what is potential energy is minus 2 kinetic energy. So what we will be getting here, it is minus of kinetic energy. What does it mean? It mean that total energy जो है वो आपको निगेटिव होगा, किसके, kinetic energy के, kinetic energy के. तो एनर्जी अगर हमें निकालना हो तो kinetic energy तो हमने निकाल लिया है यहाँ पे. दिस kinetic energy you can write here for nth orbit. So E nth अगर हमें लिखना हो तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ से negative of the this